है तो पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हम इसको पढ़ेंगे। की उत्पत्ति। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने कभी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमेशा 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 हमें आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे ये टिमटिमाते तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। किसका है? इमैनुअल कांट। 1796 में गणित लाप्लास ने इसका संशोधन किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवावस्था से समृद्ध है। बाद में 1900 में चैम्बरलिन और वोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण में सूर्य सतह के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला और अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य के अंदर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संग्रहित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्डस जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद सूर्य के एक और साथी तारे के होने के बाद मानते हैं। ये तर्क द्वैत तारक सिद्धांत बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के आटो शिमर्ड ने जर्मनी के जास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और ध्रुव कणों से बनी हुई। इन कणों के घर्षण के व टकराने के कारण एक चपटी तरछड़ी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतर्गत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी व अन्य ग्रहों का ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का समझा का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगा मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फैलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे के दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की भी दूरी बढ़ रही है और परिणाम से ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाशगंगाओं को विस्तारित नहीं करते, विस्तार को सिद्ध नहीं करते। गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का अवस्था निम्न अवस्था में हुआ है। पहला, प्रारंभ में सभी पदार्थ एक ब्रह्मांड बना हुआ था। अति छोटे गोलार्ध एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान में स्थित है जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार का विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.0 अर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गए। विस्फोट के बाद 1 सेकंड में अल्पांश के अंतर्गति बृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान
4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु बड़ी पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्ट्रेटजी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर है। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्र आकाशगंगाओं के विकास का आधार है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेले आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच है। एक आकाशगंगा का व्यास कितना 80,000 से 1,50,000 के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने बादल विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नेबुला निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका गैसों के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता हुआ प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी पर सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.331 है। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोण का निर्माण होता है। इस गैसीय क्रोण के चारों तरफ गैस और धूलकणों की घूमती हुई तर्शरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादलों का संघनन प्रारंभ हुआ। कोण बनने और ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुए। ये छोटे गोले संघनन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनना शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप वे आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। तीसरा, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ पिंड ग्रहों के रूप में बने। सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल का जनक कौन है? निहारिका। उसके ध्वस्त होने से क्रोण के बनने की शुरुआत लगभग 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉइड, धूमकेतु, कॉम्पैक्ट आदि। बृहत मात्रा में धूल व गैस है, धूलकण व गैस है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, क्योंकि यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 बाहरी ग्रह हैं, आउटर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ये पहले 4 पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इनका अर्थ है कि पृथ्वी की भांति सेल और धातु से बने। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ना, वो पृथ्वी की भांति सेल और धातु से बने हुए हैं और ये अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 है ना, जो बाहरी प्लैनेट कहलाते हैं, वो विशाल व ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति, जुपिटर की तरह। इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है। हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय पर हुआ है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय बाद पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 तथा प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल संबंधित कुछ सारणी है।
भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह है जबकि दूसरे ग्रह ग्रेसी ग्रह है, ऐसा क्यों? मम्मी, पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप बने हैं। जो पार्थिव ग्रह हैं, इनर प्लैनेट्स, वो जनक तारे के समीप बने, यानी तारा यानी कौन? सूर्य, जहाँ से अत्यधिक तापमान के कारण गैस संग्रहित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो पाई। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। सौर्य वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों की से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कर उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों को गैसों को नहीं उलटा पाए। पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। चंद्रमा चंद्रमा का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में मत प्रस्तुत किए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। पूरा पिंड डबल, बीच में से पतला और किनारों में मोटा था, आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतत्वगत्वा टूट गया, जिसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जिसका आज प्रशांत महासागर एक गत के रूप में साथ है। मतलब जहाँ पे प्रशांत महासागर है उसी का एक भाग टूट गया, वो चंद्रमा बन गया और प्रशांत महासागर में पानी भर गया। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, ग्रैंड इम्पैक्ट का नतीजा है कि द बिग स्प्रेड कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 2 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर से पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज चंद्रमा बना। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। वायुमंडल विरल था, हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रिया अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान व गर्म पृथ्वी के एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई, जहाँ बहुत सा पानी, जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ वर्ष दौरान यह ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर पर पृथ्वी के कोण तक जो पदार्थ है एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग में अनेक मंडल हैं और हर एक भाग को पदार्थ की अलग विशेषता है। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे व्यक्त हुई। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु वे दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादा एक जैसे घने व हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुसार हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उसमें उन इकट्ठा हुए पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। क्या बता रहा है, जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उन इकट्ठा हुए पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप के पदार्थ पिघलने व गलने लगी। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई। क्या बोल रहे हैं, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण वो द्रव्य अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर का कारण अलग होना शुरू हुआ। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग में आ गए। समय के अनुसार यह और ठंडे और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी की भूपटि के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है।
विभेदन क्या होता है? जब भारी घनत्व वाले और हल्के पदार्थ अलग हो जाते हैं तो उन्हें विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन गैंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और आज उत्पन्न हुई और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या हुई? फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये विभेदन का दूसरा चरण था। पहले विभेदन हुई, फिर पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और ऊर्जा वापस उत्पन्न हुई। यह पृथ्वी का विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अचानक परतों से अलग हो गया। इस विभेदन की प्रक्रिया से क्या हुआ? पृथ्वी का जो पदार्थ था ना, अनेक परतों में अलग हो गया, मतलब परतवाइज बन गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे प्रपटी यानी क्रस्ट, प्रवाल यानी मेंटल, बाह्य कोर यानी आउटर कोर और आंतरिक कोर यानी इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग में आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना के 8वें अध्याय में बताई गई है। वायुमंडल की संरचना का संगठन 8वें अध्याय में बताते हैं। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्था है। पहली अवस्था आदिकाल वायुमंडल गैसों का ह्रास, दूसरी अवस्था पृथ्वी के भीतर निकली हुई भाप व वाष्प और पृथ्वी वायुमंडल के विकास का सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना में जीवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ने संशोधित किया। पहला क्या है? आदिकालिक वायुमंडलिक गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी में पृथ्वी के भीतर की निकली हुई भाप और जलवाष्प। और थर्ड में क्या हुआ? जीवमंडल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जिसे कहा जाता है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रह में हुआ। कौन से? इनर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हाँ 4 ग्रह में वो, अर्थात सभी पार्थिव ग्रह में। सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा व स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। इस प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें धरती पर पाई जाती हैं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवायु का संघनन शुरू हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गत्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। लगभग 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त होते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व भर गई। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स बने और उनका संवहन हुआ। यह संवहन ऐसा था जो आपको दोहराता है, पुनः बनने में सक्षम था। यह निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन चिन्ह अलग अलग समय में चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक सेलों में कहाँ गया? हाँ, सेलों में पाई जाने सूक्ष्म संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले साधारण समय में साधारण संरचना वाली
साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि पृथ्वी का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापों से प्राप्त किया जाता है।